वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरीदी किलोर। टोक्यो में इस समय ओलंपिक्स चल रहे हैं जो कि पिछले साल होने चाहिए थे, लेकिन पैंडेमिक की वजह से एक साल पोस्टपोन कर दिए गए थे। नाउ उसमें कई सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। ओलंपिक्स की वजह से जापान में कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, बट एज फार एज द ताइवान गोज, ताइवान के लिए ओलंपिक्स काफी सक्सेसफुल रहा है। ताइवान एक्चुअली में पहले एक गोल्ड जीत चुका है, कुओ हसिंग चुन जो उनके वेट लिफ्टर है, उन्होंने गोल्ड जीता। उसके बाद उन्होंने एक दूसरा गोल्ड जीता है मेंस बैडमिंटन डबल में। सिल्वर मिल चुका है मेन की आर्करी टीम में। देन देयर आर ब्रॉन्ज जो कि डबल मिक्स्ड डबल टेबल टेनिस टीम ने जीते हैं। ताइक्वांडो फाइटर्स ने उनके ब्रॉन्ज जीते हैं। उनके एक और वेट लिफ्टर चेन वेन हुई ने ब्रॉन्ज जीते हैं। द मेडल्स आर रेनिंग। लेकिन अगर आप मेडल टैली देखोगे ओलंपिक्स के तो आपको ताइवान का नाम नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली फर्स्ट पे चाइना है, इस समय 22 गोल्ड जीत चुके हैं, 13 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 47 मेडल्स। एंड देन सो ऑन यूनाइटेड स्टेट्स, जापान। यू कैन स्क्रॉल डाउन, नीचे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, 18th के बाद भी जाएंगे। ताइवान का नाम नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा चाइनीज ताइपी। ताइपी जो कि एक शहर है ताइवान के अंदर। अच्छा, भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई जानना चाहता है तो इंडिया इज एट 61 राइट नाउ। एक हम सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। यप, एज फार एज द ताइवान गोज, उनके लिए काफी अच्छा चल रहा है ओलंपिक्स। ठीक है, इट हैज बीन अ मैटर ऑफ नेशनल प्राइड फॉर देम। कंपेयर कीजिए इंडिया के साथ, उनकी जो पॉपुलेशन है 23 मिलियन पीपल है, और अभी तक वो कई सारे से मेडल अगर आप देखें तो यहां पर 2 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, 7 मेडल जीत चुके हैं 2.25 करोड़ की पॉपुलेशन के हिसाब से। हमारी 150 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है, सिल्वर मेडल एक आया है। नेवरदलेस आज हमारा मुद्दा जो है वो ताइवान के बारे में डिस्कस करने का है। ताइवान मेडल तो जीत रहा है, आयरॉनिकली खुद का फ्लैग और खुद का नाम यूज नहीं कर सकता है। दे आर नॉट रिसीविंग द मेडल अंडर देयर ओन फ्लैग। आप देखिए, ये ताइवान के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन इनकी जो जैकेट है वो कहती है चाइनीज ताइपी। नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? जब उनके वेट लिफ्टर कुओ हसिंग चुन गोल्ड जीतते हैं, जब वो पोडियम पर चढ़ते हैं मेडल रिसीव करने के लिए, ना तो उनका नेशनल फ्लैग, ताइवान का नेशनल फ्लैग होता है, ना ही उनको जो ताइवान की नेशनल एंथम ग्रीट करती है। ताइवान कैनॉट इवन कॉल इटसेल्फ ताइवान एट गेम्स। इंडीड उसको अपने आप को चाइनीज ताइपी कहना पड़ता है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? इसके लिए पहले थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा, जो थोड़ा सा बेसिक बताता हूं आपको मैं। देखिए, 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ओवर हुई थी, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, इससे पहले आप देखिए चाइना का जो ये ईस्ट कोस्ट है, यहां पर ताइवान नाम का एक आइलैंड है जिसको हम ताइवान कंट्री के नाम से जानते हैं इस समय। ये जो कंट्री थी, ये जो ताइवान आइलैंड है, ये 1895 से लेके 1945 तक जापान के कंट्रोल में था। इसको फॉर्मोसा कहा जाता था उस समय, फॉर्मोसा। अब 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है तो बेसिकली जापान हार जाता है। देन एट दैट मोमेंट जो ये ताइवान का आइलैंड था, ये बेसिकली चाइना को दे दिया जाता है। नाउ चाइना इज राइट नाउ बीइंग रूल्ड बाय द KMT गवर्नमेंट, कुओमिंटांग। 1945 के बाद चाइना डिसेंड इनटू अ सिविल वॉर, KMT वर्सेस कम्युनिस्ट के बारे में। फाइनली ना 1945, 1 अक्टूबर 1945 के उस जो 1949 के करीब में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट विच वाज लेड बाय द माओ जेडोंग, दे आर एक्चुअली सक्सेसफुल इन पुशिंग आउट दिस KMT गवर्नमेंट। ये KMT गवर्नमेंट बेसिकली जो रिपब्लिक चाइना रिपब्लिक है, रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता था इसको उस समय, यहां से भागकर इधर ताइवान में आ जाती है। सो दे थिंक कि वो रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट है, बट दे आर राइट नाउ टेम्पररी लिविंग इन द ताइवान। और यहां पे माओ जेडोंग फाउंड करते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC जिसको कहते हैं। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? पहले इसको रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जा रहा है 1949 से पहले। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सिविल वॉर के बाद KMT गवर्नमेंट को भगा देती है और उसको नया नाम दे देती है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जो रिपब्लिक ऑफ चाइना वाली गवर्नमेंट है, ये मेनलैंड से भाग के ताइवान के आइलैंड पर आ जाती है और अपने आप को लेजिटिमेट रूलर मानती है मेनलैंड चाइना का। सिंस देन देयर हैव बीन सम चेंजेस। जो ये मेनलैंड गवर्नमेंट थी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने वो की थी, धीरे धीरे इसको लेजिटिमेसी मिल गई। 1972 के बाद यूनाइटेड नेशंस ने इन्हें चाइना का रिप्रेजेंटेटिव भी मान लिया। एंड मोर और लेस ताइवान में भी दे बेसिकली सब कुछ चेंजेस आए। दिस KMT गवर्नमेंट स्टार्टिंग के डेकेड्स में थोड़ी सी डिक्टेटोरियल थी, बट देयर ऑन इट हैज बिकम अ वेरी वेरी प्रॉस्परस कंट्री एट दिस मोमेंट। और इस समय मोर और लेस एक डेमोक्रेटिक सिस्टम वहां पर काम करता है। ताइवान को ओलंपिक्स में कई सारे नाम दिए गए हैं, ठीक है, ड्यू टू इट्स पिक्यूलियर इंटरनेशनल स्टेटस।
पॉपुलेशन इनकी सिर्फ 2.25 करोड़ की है, लेकिन दे हैव देयर ओन बॉर्डर, सेल्फ रूल डेमोक्रेसी है, करेंसी खुद की है, गवर्नमेंट खुद की है। उसके बावजूद भी ताइवान का जो स्टेटस है वो बेसिकली डिस्प्यूटेड है पूरा का पूरा इंटरनेशनली, स्पेसिफिकली ड्यू क्योंकि चाइना क्लेम करता है कि ताइवान अभी भी उसी की टेरिटरी है। 1949 की जब चाइनीज सिविल वॉर एंड हुई तो जो ये नेशनलिस्ट थे वो तो देयर रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट फ्लेड टू ताइवान एंड माओ ने बेसिकली, कम्युनिस्ट फोर्सेस ने बेसिकली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना लिया ऑन मेनलैंड। माओ के विनिंग जो कम्युनिस्ट फोर्सेस थे उनके पीआरसी बनाने के बाद उन्होंने ये क्लेम किया कि ताइवान चाइना की एक्चुअली में प्रॉपर्टी है, ना कि रिपब्लिक ऑफ चाइना की, पीआरसी की प्रॉपर्टी है। एंड दे हैव टेक्निकली नेवर कंट्रोल्ड ताइवान बट इट स्टिल व्यूज द आइलैंड एज पार्ट ऑफ वन चाइना। और उन्होंने कई बार डिक्लेरेशन की है कि किसी न किसी दिन हम ताइवान को यूनिफाई करेंगे चाइना के साथ, चाहे फोर्स से करना पड़े चाहे डिप्लोमेसी से करना पड़े। दे हैव एक्चुअली सेड दैट। इंडीड वो ताइवान या ताइपी, बेसिकली ताइपी इज द कैपिटल ऑफ द ताइवान, हेंस सेम रेफरेंस है, ताइपी को आइसोलेट करके रखते हैं वर्ल्ड पे। इंडीड उनकी नॉर्मल डिप्लोमेटिक पॉलिसी है कि जो ताइवान के साथ अगर रिलेशंस रखता है तो वो चाइना के साथ रिलेशन नहीं रख सकता। तो इंटरनेशनली ताइवान को कंप्लीटली आइसोलेट करके रखा जाता है। एवरीबडी जो भी चाइना के साथ डिप्लोमेटिकली डील करना चाहता है वो ताइवान को बेसिकली लेजिटिमेसी प्रोवाइड नहीं करता है एज ए कंट्री। अब ये वन कंट्री टू सिस्टम, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी इन चाइनाज कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं वन कंट्री टू सिस्टम, जो दो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स पर अप्लाई होती है, एक तो हांगकांग पे और एक मकाऊ पे। यानी कि वन कंट्री टू सिस्टम्स, वहां पर अलग से अपना डिफरेंट गवर्नमेंट सिस्टम चला सकते हैं लेकिन कंट्री एक ही मानी जाएगी। दे प्लान टू अप्लाई, वो सेम प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहते हैं ताइवान पे कि एक दिन ताइवान भी चाइना के साथ यूनिफाई होगा अंडर द सेम सिस्टम जिसमें वन कंट्री टू सिस्टम होगा। दे कैन हैव देयर ओन गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमिकल सिस्टम बट द कंट्री शैल रिमेन द चाइना। 1952 में, अब देखिए 1949 में ये सिविल वॉर खत्म हुई है। 1949 में जो चाइना का मेनलैंड है वहां पर बन गया है पीआरसी और जो ताइवान है वहां पर बन गया है रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट। ठीक है, अब 1952 में उसके बाद ओलंपिक होते हैं। 1949 के बाद सबसे पहली बार ताइवान और चाइना दोनों के दोनों ओलंपिक्स में इन्वाइट होते हैं। बोथ दी गवर्नमेंट्स क्लेम्स टू रिप्रेजेंट चाइना, दोनों की दोनों गवर्नमेंट्स का क्लेम है। ये नए वाली है, ये आरओसी कहते हैं कि हम तो भाग के गए थे, लेजिटिमेसी हमारी है। नेवरदलेस बातें चलती रहती है। ताइवान एक्चुअली ड्रॉप्स आउट। 4 साल के बाद ताइवान जॉइन्स द ओलंपिक्स एज द फॉर्मोसा चाइना। फॉर्मोसा बेसिकली इसका पहले का नाम है। फॉर्मोसा बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, जैसे मैंने अभी बताया कि ताइवान का जो आइलैंड था उसको फॉर्मोसा कहा जाता था। बीजिंग बॉयकॉटेड दोज गेम्स। बीजिंग ने इस बात को बॉयकॉट कर दिया कि ताइवान एक सेपरेट कंट्री की तरह नहीं पार्टिसिपेट कर सकता। इंडीड उन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी को भी क्विट कर दिया था। फ्रॉम 1960 टू ब्रिंग चाइना बैक, बेसिकली ताइवान ने पहली बार अपना ताइवान का नाम यूज किया एट द बिहेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो आईओसी ने बेसिकली बोला उनको कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, यू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स बाय द नेम ऑफ क्या नाम है, ताइवान। चलता रहा, अभी भी इशू इनका सॉल्व नहीं हुआ। ये डिप्लोमेटिक इशू लंबे डेकेड तक चलते रहते हैं। 1972 में लास्ट टाइम था जब ताइवान टुक पार्ट्स इन द ओलंपिक्स एज द रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर द लास्ट टाइम। और 1972 में एक्चुअली में यूनाइटेड नेशंस ने इस बात को मान लिया कि जो पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में जो गवर्नमेंट है, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द चाइनीज पीपल, और उनको यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल्स के अंदर परमानेंट सीट दे दी गई। दिस स्टार्टेड ऑन ताइवान बेसिकली 1976 के ओलंपिक्स को बॉयकॉट भी किया। क्यों? क्योंकि जो कनाडा होस्ट कंट्री थी उन्होंने कहा कि अब आप रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से कॉम्पीट नहीं कर सकते, अगर आप करना चाहते हो तो ताइवान के साथ ही करो। इसके बाद इसको 1979 में सस्पेंड कर दिया था क्योंकि उसके वहां पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मान लिया कि भाई चाइना की जो पीआरसी गवर्नमेंट है दैट इज द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द चाइना। नेवरदलेस अब ये कश्मकश चलती रहती है, फ्रिक्शन चलता रहता है इंटरनेशनल इश्यूज में। फाइनली 2 साल के बाद एक कॉम्प्रोमाइज असाइन किया गया जब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा कि आप चाइनीज ताइपी के नाम से कॉम्पीट कर सकते हैं, एंड जस्ट टू इंश्योर कि वो ओलंपिक्स में कॉम्पीट कर पाएं, वो चाइनीज ताइपी के नाम से 1982 वाले ओलंपिक्स में वो पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करते हैं, 1984 वाले में। एंड फ्रॉम देयर ऑन, तब से लेके अब तक ताइवान कभी हमेशा कंट्री में जब भी पार्टिसिपेट करता है ओलंपिक्स में तो वो चाइनीज ताइपी कहलाता है। अब दिस नेम
एक कॉम्प्रोमाइज की तरह हुआ था। दिस वुड अलाउ ताइवान टू compete इन स्पोर्ट्स विदाउट प्रेजेंटिंग इटसेल्फ एज ए सॉवरेन नेशन, क्योंकि चाइना के साथ जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है वो ताइवान को सॉवरेन नेशन की उपाधि नहीं देता है। एंड ड्यू टू दैट अगर ताइवान सॉवरेन नेशन नहीं होगा तो ओलंपिक कमेटी में बेसिकली ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। सो ए कॉम्प्रोमाइज वाज डिसाइडेड कि आप चाइनीज ताइपी के नाम से आ जाइए, सो यू कैन एक्चुअली डू दैट। बट और ये चाइनीज ताइपी पे अब जो ताइवान का जो खुद का फ्लैग है, अपने देश का फ्लैग है, विच इज द रेड एंड ब्लू फ्लैग, ये ताइवान का फ्लैग है, वो ओलंपिक्स में ये नहीं यूज कर सकते हैं। इंस्टेड दे कंपीट अंडर ए वाइट फ्लैग, दिस वन इज दैट। तो ये होता है चाइनीज ताइपी का फ्लैग व्हेन दे कंपीट इन द ओलंपिक्स। इसमें ट्रेडिशनल फ्लैग रेजिंग सॉन्ग प्ले होता है, ना कि जो ताइवान की नेशनल एंथम होती है। बाकी अगर आप किसी कंट्री में देखेंगे तो जिस भी कंट्री के जब भी पोडियम के ऊपर जाते हैं तो जो भी एथलीट होता है उसके एथलीट का जो देश का झंडा होता है वो फहराया जाता है और वही नेशनल एंथम बजाया जाता है। बट दिस डजंट हैपन इन द केस ऑफ द ताइवान। अब ये बात कह रहे हैं कि दिस नेम इज ह्यूमिलिएटिंग एंड दिस इज स्पेसिफिकली हैपनिंग ड्यू टू द बुलिंग ऑफ द चाइना। चाइना वर्ल्ड स्टेज पे सबको बुली करता है जो भी ताइवान के साथ उसको लेजिटिमेसी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है या उसके साथ लेजिटिमेट डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखता है। एंड देयर आर सेवरल अनरिकॉग्नाइज्ड प्लेसेस, दैट इज जैसे कि पैलेस्टीन गेट्स टू यूज देयर ओन नेम एंड फ्लैग एट ओलंपिक्स इवन दो उसको भी कंप्लीट सॉवरेनिटी इस समय अवेलेबल नहीं है। देन व्हाई ताइवान इज बीइंग, अच्छा द क्वेश्चन हियर इज दैट कि ताइवान ने खुद एक कॉम्प्रोमाइज के तहत चाइनीज ताइपी जो नेम था वो एक्सेप्ट किया था। वाई आर दे ऑल्सो एक्चुअली दिस डिमांड बीइंग इंक्रीज कि अब उसको ताइवान कहा जाए। एक तो वर्ल्ड इज कमिंग टू दिस कंक्लूजन दैट चाइना इज एक्चुअली बुलिंग। जो चाइना की जो बुलिंग है वो बेसिकली वर्ल्ड के सामने थोड़ी ज्यादा एक्सप्लिसिट होती जा रही है। एंड सेकंड रीजन ये रहा है कि जो ताइवान जो कंट्री है, देयर हैज बीन सो मेनी चेंजेस, राइट? दोज वर 1970s एंड 1980s। इन लास्ट 3 और 4 डेकेड्स ताइवान के जो यूथ्स हैं उनके अंदर भी एक ताइवान आइडेंटिटी कि वो एक सेपरेट सॉवरेन नेशंस हैं वो बनती आ रही है। एंड हेंस दे हैव स्टार्टेड, अब बेसिकली वो जो पुराना सपना था 1949 का कि रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे है और एक दिन वो मेनलैंड चाइना को कंप्लीट कवर कर लेंगे, वो तो कंप्लीटली कहीं पर जा चुका है। अब ताइवान के जो यूथ है उनके फ्यूचर में सिर्फ ये है कि अब हमें चाइना के साथ कोई यूनाइट नहीं होना। वी आर अ सेपरेट एंड सॉवरेन नेशन विद आवर ओन आइडेंटिटी ऑफ ताइवानीज। तो तभी इसीलिए अब इस बात पर डिस्कशन चल रही है कि क्या ये वैलिड है कि ताइवान को इस समय चाइनीज ताइपी कहा जाए ओलंपिक्स में। दे हैव पंच्ड अबव देयर वेट, 7 मेडल इस समय जीत चुके हैं। एंड इस समय उसके बावजूद भी देयर आर सम स्पोर्ट्स जिसमें वो होपफुल है और कुछ मेडल जीतने के लिए। विद अ पॉपुलेशन ऑफ 2.5 करोड़, relatively speaking, we are approximately 130-135 crore people, and we have won 1 silver, and the hopes are looking much more bleak. Nevertheless, this was the story of the Chinese Taipei. If you need the PDF of this class, this is the Telegram channel that you should join. And if you have something to say to me, this is my Twitter handle. You should definitely hit me over there. Have a nice day.